हेलो स्टूडेंट, वी आर बैक ऑन द टॉपिक यूनिट्स एंड डायमेंशन। गाइस, जैसा कि आपको पता है कि जस्ट प्रीवियस वीडियो सेशन में हमने यूनिट और डायमेंशन स्टार्ट कर रखा था, जिसमें मैंने आपको फिजिकल क्वांटिटी के बारे में नॉलेज दिया था। साथ साथ गाइज हमने फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स के बारे में भी डिस्कस किया था, और गाइज लास्ट में हमने यूनिट्स पढ़ाया था, और साथ साथ यूनिट का डिसीजन कौन करता है उसके बारे में भी अपन चर्चा किए थे। तो गाइज लास्ट वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो यूनिट्स होते हैं वो कुछ लोकल यूनिट्स भी इंटरनेशनल लेवल पे क्या होते हैं, फेमस हो जाते हैं, जिसके वजह से उनको अभी भी हम लोग यूज कर रहे होते हैं। तो चलिए गाइज आज उन्हीं यूनिट्स के बारे में बात करेंगे जो काफी पॉपुलर है, बट वो इंटरनेशनल लेवल पे यूज नहीं किए जाते, मतलब एसआई सिस्टम में उसको यूज हम नहीं करते, फिर भी यूज हो रहा होता है। तो चलिए गाइज बात करते हैं आज सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो गाइज बहुत सारे सिस्टम्स हैं जिसमें बहुत सारे का नाम आपने सुना भी होगा। तो ऐसा है गाइज, एक साइड में हम लोग सिस्टम यूज करते हैं, यहाँ पे अलग अलग सिस्टम, और यहाँ पे यूनिट्स लिखते हैं और उनका फिर उसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखेंगे। तो गाइस सबसे पहले तो हम लोग सीजीएस सिस्टम को लिखते हैं, और एक होता है एफपीएस सिस्टम, एमकेएसएस सिस्टम या एमकेएस सिस्टम पहले लिखते हैं। तो देखा जाए गाइस, देखा जाए तो मोटा मोटी तौर पर यही है ना, मोटा मोटी तौर पर यही तीन उस जमाने में यूज होता था जिस जमाने में बहुत ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटी मौजूद भी नहीं था। ठीक है, फिजिक्स उस समय अपने इनिशियल डेज में था, तो उस समय जो फिजिकल क्वांटिटी थी वो भी बहुत ज़्यादा नहीं पॉपुलर थी। ठीक है, तो उस समय जो फिजिकल क्वांटिटी थी मेनली उस समय में लेंथ यूज करते थे लोग, टाइम यूज करते थे एंड मास यूज किया करते थे। तीन ही उस समय ज़्यादातर यूज में थी। तो लेंथ का जो सीजीएस सिस्टम में यूज करते थे, आज भी हम यूज करते थे सेंटीमीटर गाइज। ठीक है, सेंटीमीटर, सीएम, शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहा हूं या पूरा लिख देता हूं। और टाइम का सेकंड, मास का ऑब्वियसली ग्राम। गाइज यहां पे CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, तो इसी से ये चीजें आई है। अब गाइज लेंथ का अगर एफपीएस सिस्टम में बात करें तो इसका यूनिट होता है, पता ही आपको, फुट। अगर एक से ज्यादा हो तो फीट यूज करते हैं। ठीक है, शॉर्ट होता है एफटी। टाइम का आपको पता ही है, सेकंड। और मास होता है इसमें पाउंड, और इसको शॉर्ट में एलबी से डिनोट करते हैं। एलबी की कुछ खास बात है, एलबी वर्ड आया है लिब्रा से। आपने लिब्रा वगैरह तो जानते होंगे, आप में से बहुत सारे लोगों की जो राशि होगी वो लिब्रा जस्ट तराजू जैसा होता है ना गाइज, तो ये मास को मेजर करता है, इसलिए उस लिब्रा वर्ड से एलबी यूज आया है। नाउ एमके सिस्टम गाइज यहीं से गाइज एसआई सिस्टम की फाउंडेशन हो गई। मतलब एमके सिस्टम में जो चीज यूज किया गया, आगे चल के उन्हीं को यूज कर लिया गया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में। तो गाइज लेंथ की अगर मैं बात करूं एमके सिस्टम में, तो ये मीटर होती है। मीटर की दो स्पेलिंग होती है, METRE, METER, दोनों एक्सेप्टेड है। एंड गाइज अगर टाइम की मैं बात करूं तो टाइम सेकंड में ही होता है। एंड अगर मास की बात करें तो इसमें आ जाता है किलोग्राम, एंड दिस इज केजी। ठीक है गाइज, ये चीजें हमें पुराने जमाने से मिली हैं। अब गाइज एक और सिस्टम आई, जब इलेक्ट्रिक करंट जब आ गया तो उसके बाद एक और सिस्टम इसमें ऐड हो गई, एंड दैट इज एमकेएसएस सिस्टम। इसमें एमकेएस सिस्टम में बस जस्ट ऐड ऑन है ए। ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा एक ऐड हो गई, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। तो उसमें क्या हो गई कि लेंथ तो सही है, उसकी तो मीटर ही थी। फिर उसके बाद गाइज अगर मैं मास की बात करूं तो केजी, टाइम की बात करूं तो ऑफ कोर्स सेकेंड, बट इलेक्ट्रिक करंट एक नई क्वांटिटी ऐड हो गई और उसके लिए एम्पियर बोला गया। ठीक है, शॉर्ट में लिखे तो स्मॉल। ठीक है, स्मॉल एस। एक दो चीजें और भी समझिएगा, ये चीज ओरल समझना है।
कोई भी साइंटिस्ट का जब फुल नेम हम यूज करते हैं तो स्मॉल सी यूज करते हैं यूनिट में, ठीक है। जैसे एम्पियर मैंने कैपिटल से यूज नहीं किया, और जब सिंबल यूज करेंगे तो उनका पहला लेटर कैपिटल में, देख सकते हैं। न्यूटन यूज करना पड़ेगा, 10 न्यूटन अगर कहीं लिखना है तो या तो आप डायरेक्ट ऐसा लिख दो 10 न्यूटन, सही है। अगर पूरे नेम को यूज करना चाहते हो तो इस तरह से करना चाहिए, ठीक है। ये रूल्स है कुछ यूनिट्स में, ठीक है गाइज। और प्लुरल नहीं लिखते हैं गाइज, कभी ऐसा नहीं लिख सकते हैं 10 न्यूटन्स, ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं, हमेशा सिंगुलर, ठीक है। क्योंकि देखा जाए तो ये एक यूनिट है ना गाइज, वो 10 टाइम्स ऑफ 1 यूनिट है ना, तो इसलिए वो चेंज नहीं कर सकते हैं। सो इलेक्ट्रिक करंट, क्लियर है गाइज। तो ये MKS सिस्टम में आ गया, ठीक है गाइज। इसको जॉर्जियस सिस्टम भी बोलते थे, ठीक है, जॉर्जियस सिस्टम। इसको हम लोग बोलते थे इंजीनियरिंग सिस्टम, FPS को। क्यों इंजीनियरिंग? क्योंकि इंजीनियर्स लोग आज भी आप देखते होंगे फुट, पाउंड और सेकंड में ही बहुत सारी चीज़ों को यूज करते हैं, ठीक है गाइज। अब इसके बाद गाइज आया कौन सा सिस्टम? SI सिस्टम। ये काफ़ी पॉपुलर है आज के डेट में भी, और यही अब हमें एक्सेप्ट करना है। अपने एग्जाम्स में जब भी कुछ भी ना बोला जाए तो अपने सारे क्वेश्चंस का जो आंसर होना चाहिए गाइज वो SI सिस्टम में देनी चाहिए, ठीक। अब जैसा कि आपको पता है कि 7 फंडामेंटल यूनिट्स हो गए, ठीक है। तो गाइज अगर मैं SI सिस्टम की बात करूं तो SI सिस्टम, ठीक है, SI सिस्टम को भी हम चाहें तो 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं, ठीक है। समझते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है गाइज। 3 तरह के सिस्टम में हम बांट सकते हैं इसको। एक तो बांट लेंगे फंडामेंटल यानी बेस सिस्टम, बेस SI सिस्टम, ठीक है, बेस यूनिट्स बोल सकते हैं, यूनिट्स ही हैं ऑब्वियसली ये, तो बेस यूनिट वाला बोल सकते हैं गाइज। दूसरा बोल सकते हैं डिराइव्ड यूनिट, और तीसरा जो सप्लीमेंट्री हमने पढ़ा है, ठीक है। तो गाइस अगर हमें बेस को समझ ले तो हमें डिराइव्ड तो यूं ही पता चल जाएगा, और सप्लीमेंट्री की तो हमें अलग से पढ़ना पड़ेगा। तो अगर बेस की बात करें तो बेस की संख्या तो 7 है, ठीक है गाइस। तो 7 मैं लिखता हूं यहां से, लेंथ, टाइम, मास, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, and luminous intensity, and last amount of substance। ये जो 7 क्वांटिटी है गाइज, अगर मैं इसका यूनिट समझ लो तो इन्हीं से बनने वाले का तो यूनिट बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे। तो समझते हैं, लेंथ का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर, और सेकंड ऑफ कोर्स kg, यहाँ तक तो आपको पहले से पता था, एम्पियर। टेम्परेचर के लिए केल्विन, साइंटिस्ट का पूरा नाम लिखेंगे तो स्मॉल k से, बट सिंबल यूज करेंगे तो कैपिटल K। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी तो कैंडेला गाइज, कैंडेला ऐसे, CD एक्चुअली यूज करते हैं, CD। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का पूरा होता है MOLA, और शॉर्ट फॉर्म में बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं है, MOL ही लिखते हैं, ठीक। तो ये चीज़ें होपफुली आपको पहले से भी पता नहीं होंगी, कुछ खास इसमें होता नहीं है, जस्ट इसको मेमोराइज करना है। अब डिराइव्ड की मैं बात करूँ गाइज, ये तो हो चुका। अगर मैं डिराइव्ड की बात करूँ, डिराइव्ड यूनिट्स की मैं बात करूँ, तो डिराइव्ड यूनिट में कुछ भी खास नहीं है गाइज। अगर मैं आपसे पूछूँ स्पीड, बहुत ही सिंपल है। तो स्पीड क्या होती है? अगर फॉर्मूला जान ले तो यूनिट निकालना बहुत आसान है, लेंथ बाई टाइम। अब लेंथ को तो हम लोग मीटर में यूज करते हैं, टाइम के लिए सेकंड में, SI की मैं बात कर रहा हूँ गाइस, तो मीटर पर सेकंड हो जाएगी, राइट। तो अब बोलोगे सर अब तो कोई भी डिराइव्ड होगी, चाहे फोर्स होगी, स्पीड होगी, वर्क होगी, जो कुछ भी होगी, सबका फॉर्मूला जानना पड़ेगा और फाइनली उसको तोड़ करके बेस वाले तक ले जाना पड़ेगा। और चूंकि बेस का हमें सब कुछ पता है तो बेस वाला ही पुट कर देना पड़ेगा। सो गाइज वाकई यही चीज़ है, डायरेक्ट उसे हमें बनाना नहीं चाहिए। तो गाइज जो भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है उस सबको हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, कुछ कम से कम 20-25 तो फिजिकल क्वांटिटी गाइज हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे डिटेल में। उसका पहले फॉर्मूला लिखेंगे, थोड़ा सा उसका यूनिट लिखने की कोशिश करेंगे, समझेंगे गाइज, ठीक है। कभी कभी 2-3 जो क्वांटिटीज होती है, 2-3 जो SI सिस्टम होती है ना गाइज, उन सबको मिला करके एक सिंगल नेम भी दिया जाता है साइंटिस्ट के नेम में, ठीक है, जैसे न्यूटन, जूल वगैरह, ये सब कुछ उसमें पैकेजेस मिल करके एक सिंगल क्वांटिटी, इन सब के बारे में भी नॉलेज हमें हो जाएगा।
और साथ साथ गाइज हम लोग डायमेंशन पढ़ेंगे तो उसका भी हम लोग यूज कर लेंगे। तो क्या मेरी बातें आप गेट कर रहे हो? तो गाइज अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग सिस्टम यूज होते थे पुराने समय में, उनको हमने पढ़ा और एसआई सिस्टम को भी पढ़ा। और एसआई सिस्टम को अब हमने क्लियर कट 3 भागों में बांट लिया है, एक बेस यूनिट वाला, दूसरा डेराइव्ड यूनिट वाला और तीसरा सप्लीमेंट्री। तो गाइज ये दोनों तो कुछ खास है नहीं, अगर इसको पढ़ लिया तो समझो इसको भी पढ़ लिया। अब वो सप्लीमेंट्री में 2 चीजें आएंगी, एंगल एंड सॉलिड एंगल, उसके बारे में थोड़ी सी विशेष चर्चा करेंगे अभी। ठीक है गाइज, पहले आप इस चीज को कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग भी सप्लीमेंट्री यूनिट पे चर्चा करते हैं। तो चलिए गाइज बात करते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स पे। सप्लीमेंट्री यूनिट्स 2 इसमें होते हैं, 2 एक्चुअली क्वांटिटीज इसमें आएंगी। एक को तो हम लोग बोलते हैं सिंपल एंगल विच इज प्लेन एंगल, पहले इसे समझते हैं, फिर उसके बाद सॉलिड एंगल को समझते हैं। अब प्लेन एंगल के बारे में आइडिया तो आपको होगा ही, नहीं है तो समझिए। गाइस एंगल का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है समझिए। कोई भी एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल आपको अच्छा सा दिख रहा होगा, और गाइज इस पे कोई भी आर्क हमने ले लिया, ठीक है, कोई भी आर्क, ठीक। अब यहां से इसकी जो रेडियस दिखाई दे रही है, तो ये जो आर्क है जितनी रिवॉल्यूशन शो कर रही है सेंटर पे, ये जो आर्क है वो जितनी रिवॉल्यूशन शो कर रही है सेंटर पे, ये वाली, इसी को हम लोग एंगल कहते हैं, द अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन। ठीक है, अब एक बात अच्छे से समझेंगे। अब इस एंगल की डेफिनेशन क्या है गाइज? डेफिनेशन आप में से बहुत सारे लोग शायद इस चीज को ना जान रहे हो, एंगल की एक डेफिनेशन भी है। तो गाइज एंगल की जो डेफिनेशन है, थीटा इक्वल्स दिस इज एल बाई रेडियस आर। और गाइज ये जो डेफिनेशन है इसमें कोई यूनिट आता नहीं है, एक्चुअल में नहीं आता। लेंथ रेडियस, लेंथ भी मीटर में, रेडियस भी मीटर में, मीटर से मीटर कट जाएगा तो कोई यूनिट ही नहीं आएगा वाकई। लेकिन फिर भी गाइज ये बड़ी अच्छी क्वांटिटी है, इसको अलग से एक यूनिट बनाया गया है। ठीक है, और ये जो किसी सर्कल में इस तरह का अगर लेंथ और ये आर में कर रहा हूं, इसको गाइज बोला गया है रेडियन। ठीक है गाइज, एल बाई आर रेडियंस में रिप्रेजेंट किया जाता है। एक्चुअल में रेडियन कोई यूनिट देखा जाए तो नहीं है, मतलब फिजिकल क्वांटिटी वाइज बात करें तो नहीं है, क्योंकि लेंथ भी मीटर में, रेडियस में मीटर में, दोनों कट जाएगा तो यूनिट बचेगा कहां। फिर भी हम लोग एंगल का यूनिट ला रखे हैं एंड दैट इज रेडियन। ठीक है गाइस, तो प्लेन एंगल की यूनिट क्या होती है? रेडियन, एंड शॉर्ट फॉर्म में इसे RAD बोला करते हैं, सिंपल। ठीक है गाइस, तो रेडियन क्लियर हो चुका। अब आपके दिमाग में बहुत सारी बातें आएंगी। बातें ये आएंगी कि सर ये वाली भी तो एंगल हम लोग पढ़ते थे, ये वाला भी तो एंगल है, ये भी तो थीटा है। हाँ गाइस, ये वाला भी एंगल यही बना रहा है, नो डाउट। लेकिन गाइज हम ये ऐसा कभी नहीं लिख सकते, अगर यहाँ से यहाँ डिस्टेंस मान लीजिए r है, सपोज लेट सपोज कि ये भी r है थोड़ी देर के लिए, तो गाइज हम कभी भी ऐसा नहीं बोल सकते, अगर इसकी हाइट h है तो हम ऐसा नहीं बोल सकते थीटा इज h बाई आर, ये गलत है, हम ऐसा नहीं लिख सकते। हाँ गाइज, अगर हम ऐसा सोचें कि यहाँ से कोई इस तरह से चली गई होगी आर्क, और ये आर्क की लंबाई अगर L होगी ऐसे ये वाली, राइट, तो यहाँ पे जरूर लिख पाएंगे L बाई आर। सो ये सही है। ठीक है, तो इस चीज को आपको समझना चाहिए। नो डाउट एंगल ये भी माना जाएगा, लेकिन एक्चुअल एंगल निकालनी होगी तो आपको यहाँ से यहाँ एक आर्क ले जानी पड़ेगी और उस आर्क की लंबाई निकाल करके करना पड़ेगा। ठीक है गाइज, ये चीजें समझ में आ रही है? तो गाइज अगर हमें डायरेक्ट एंगल बोले तो हम लोग कर पाएंगे क्या? थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है ना, डायरेक्ट बड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ ये आर्क की हेल्प से जरूर कर पाएंगे। ठीक, अब आगे समझिए, जो मैं समझाना चाह रहा हूं उसको समझने की कोशिश कीजिए अच्छे से। अब गाइज एक बात और मुझे बताइए, अगर मैं एकदम छोटा लेंथ, एकदम छोटा, बहुत छोटा, जस्ट एक पॉइंट जैसा, अगर मैं इस लेंथ को यूज करूं और यहां पे एंगल अगर थीटा बन रही है,
ठीक है गाइस, थीटा बन रही है। तो पहले ये बताओ कि क्या यह एंगल काफ़ी बड़ा है या छोटा है? बोलोगे सर ये एंगल काफ़ी छोटा है। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, यहाँ पे अगर मैं आर्क बनाने की कोई कोशिश करूँ, आर्क, अब सोचो ये आर्क कैसे बना रहा हूँ और एकदम छोटा ले लूँ, और गाइस एकदम छोटा ले लूँ तो सीधी लंबाई और आर्क में बहुत ज़्यादा का फर्क नहीं रह जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे आर्क बनाने की कोशिश करूँ तो ये आर्क की लंबाई और ये सीधी जो लंबाई परपेंडिकुलर जो है उसकी लंबाई, क्या दोनों में फ़र्क पड़ेगा क्या? अगर मान लो यहाँ से यहाँ ये आर पे है, क्या गाइस थीटा इक्वल्स ये एच हाइट की थी, तो एच बाई आर लिखने में कोई बुराई है? यहाँ पे लिख सकते हैं कि नहीं? बोलोगे सर यहाँ पे तो लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पे लिखने में प्रॉब्लम है। तो गाइज अगर एंगल काफ़ी छोटा हो तो क्या हम इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को भी आर्क लेंथ के बराबर मान सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हैं, ठीक है। और गाइज अगर आर्क ही हो, चाहे बड़ा हो छोटा हो, तब तो डायरेक्ट एल बाई आर लिखेंगे, लेकिन अगर लीनियर भी डिस्टेंसेस है ना तो उसे हम आर्क की तरह ट्रीट करेंगे जब वो काफ़ी छोटी हो। क्या मेरी बातें गेट कर रहे हो आप गाइज? तो ये चीज़ें आप समझने अच्छे से, ठीक है। बड़ी दूर की डिस्टेंस के लिए थीटा इक्वल्स एल बाई आर डायरेक्ट यूज करते हैं, लेकिन बी केयरफुल, ये सब कुछ किस में है? रेडियन में, डिग्रीज में नहीं है। अब आपके दिमाग में होगा सर अगर डिग्रीज में आ गया तो क्या प्रॉब्लम? डिग्रीज में पहली बार डेफिनेशन नहीं है तो प्रॉब्लम तो यही है गाइज, ये जो भी है वो रेडियंस में। तो गाइज डिग्रीज में आएगा तो फिर कैसे काम करेंगे? तो समझिए उसके लिए एक छोटी सी कन्वर्जन आपको सिखानी चाहिए। गाइज आप अच्छे से समझो, आपको पूरी फील भी आ जाएगी, कुछ खास है नहीं। इतना तो आपको पता है ना गाइज, पूरा यहां से यहां अगर मैं आर्क की बात करूं, थोड़ा फील करो, पूरा यहां से यहां आर्क की बात करूं तो इस आर्क लेंथ कितनी होगी? बोलो। दिस इज पाई आर, बिल्कुल दिस इज पाई आर, 2 पाई आर नहीं भाई, पाई आर। अब ये इस एंगल की मैं बात करूं थीटा, तो क्या मैं इस थीटा को लिख सकता हूं आर्क लेंथ विच इज पाई आर बाई आर? देखो गाइस एल बाई आर, एल तो अभी पूरी की पूरी एल हमें पता पड़ गई, बाई आर तो ये पूरी क्वांटिटी कैंसल, सो थीटा इक्वल्स पाई रेडियन। अब आप में से बहुत सारे लोग इस चीज़ को समझते होंगे कि सर एक स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनती है इस तरह से, ये तो 180 डिग्री की होती है। तो आप चाहो तो इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हो कि 180 डिग्री ही तो ये एंगल है, थीटा इक्वल्स 180 डिग्रीज, 180 डिग्रीज। इसका मतलब हुआ कि जो पाई रेडियन हुई वो 180 डिग्रीज के इक्वल है। तो गाइज ये चीज़ समझना है। गाइज मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पाई इज इक्वल 180, डोंट कंफ्यूज। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि पाई इक्वल्स 180। नो गाइज, पाई रेडियन इक्वल्स 180 डिग्री, पाई रेडियन दिस इज यूनिट एंड डिग्री इज यूनिट। पाई की बात करें तो गाइज पाई तो अभी भी 22/7 विच इज 3.14। अगर गाइज मैं इसको ऐसे भी लिख दूं तो बेहोश तो नहीं हो जाओगे? अभी भी सही है, नो प्रॉब्लम। पाई एक खुद में एक सिंबल है गाइज जिसका वैल्यू होता है 3.14। तो ये चीज समझना चाहिए आपको। तो अब तो डिग्रीज में हो जाएगा। अब मैं छोटा सा एग्जाम्पल के जरिए आपको एक बताने की कोशिश करूं। 60 डिग्री है ये, राइट, और इसकी रेडियस 4 है। आपसे एल पूछ लिया गया, ठीक। आर्क है तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। तो गाइस अभी तो डिग्रीज में है, ये रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए, है ना, मुझे 1 डिग्री को पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक, तभी रेडियन में आएगा। तो 60 डिग्रीज को 60 इंटू पाई बाई 180, सो दिस इज पाई बाई 3 रेडियन। बहुत ही सिंपल है। तो अब आपको थीटा पता पड़ गया अच्छे से, तो थीटा पता पड़ गया तो एल बाई आर लगा दो, दिस इज पाई बाई 3। एल आपको चाहिए, रेडियस 4 है, सो दिस इंप्लाइज एल इज 4 पाई बाई 3। गाइज ये मीटर में आएगा और पाई का वैल्यू 3.14 डाल लो, आंसर कर लो। तो दिस इज वेरी वेरी सिंपल गाइज, ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। सो थीटा इक्वल्स एल बाई आर इज ऑलवेज इन एसआई यूनिट विच इज रेडियन। तो एंगल की, प्लेन एंगल की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? रेडियन। सो आई होप आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। इसको कॉपी कीजिए। अब हम लोग उसके बाद बात करेंगे सॉलिड एंगल के बारे में। तो चलिए गाइस बात करते हैं सॉलिड एंगल पे। जनरली इसको हम लोग
इस तरह से भी डिनोट करते हैं, ठीक है, ओमेगा से भी डिनोट करते हैं। अब गाइस समझते हैं सॉलिड एंगल क्या है। इसको थोड़ा सा फील करना बड़ा जरूरी है। मान लो कि आपके पास कोई एक स्फीयर है, ठीक है, कोई एक स्फीयर है, इस तरह से फील करो बस, और उस स्फीयर पे हमने कोई एक छोटा सा टुकड़ा कंसिडर किया, छोटा सा कोई भी, ये रहा, ये टुकड़ा कंसिडर किया, ठीक है, ये एक जैसा, और इसके सेंटर पे हम लोग एक चीज समझते हैं पहले। ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास प्लेन में कोई लाइन रहती थी या कोई कर्व रहता था, इस तरह से आर्क रहता था, तो यहां पे आप गए और यहां पे एक लाइन लिया, जस्ट गाइस एक लाइन लिया और सिंपल यहां पे सरक लिए, बस एक प्लेन में सरक लिए, बस एक प्लेन में, बस 3D में आप नहीं गए, जस्ट एक कोई ऊपर वाले लाइन को लिया, जस्ट एक प्लेन में सरक लिए, चाहे आप ऐसे सरक लिए, चाहे ऊपर से नीचे, चाहे जैसे भी, एक प्लेन में आपने सरका बस, एंड दैट रिवॉल्यूशन इज एंगल, प्लेन एंगल इनफैक्ट। गाइस यहां पे 3D में सोचो, अगर हमारे पास एक पूरा का पूरा एक बाउंड्री है इस तरह से, तो अगर मैं एक कॉर्नर पे रहूं तो मेरे को पूरे 3D में उसको कवर करने के लिए दौड़ना पड़ेगा। समझो अच्छे से, हमें कहां जाना पड़ेगा, पूरे 3D में घूमना पड़ेगा पूरे को कवर करने के लिए, ठीक है, पूरे 3D में कवर करना पड़ेगा पूरे सिस्टम को गाइज, ठीक है। तो यहां पे बस एक सिंगल लाइन थी, ठीक है, तो हमें कवर करने के लिए हर जगह पर दौड़ते गए, पॉइंट लेते गए दौड़ते गए, और ये हमने फर्स्ट से लेकर के यहां तक पूरा मिला करके गाइज थीटा था, ठीक है। तो अभी 3D में सोचो कि 3D में मेरे पास है, तो हर एक बाउंड्री पर जा करके पूरे को कवर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो पूरी की पूरी जो गाइस कवरिंग जो हो रही है ना, ये 3D में जो कवरिंग हो रही है, इसी को हम लोग सॉलिड एंगल बोलते हैं। कहां पे, ये 3D की बात हो रही है। और गाइस प्लेन में बात करें तो वो तो आपको पता है, ये एक प्लेन एंगल, ठीक, बहुत ही सिंपल है। अब इसका बेसिक डेफिनेशन कहां पे दिया गया था, ऑफ कोर्स इसका बेसिक डेफिनेशन सर्कल में दिया गया था, थीटा इक्वल्स L/R, और इसका बेसिक डेफिनेशन कहां दिया जाएगा, सर्कल को अगर 3D में दोहरा देगा इस, तो क्या मिलने वाला है, ऑफ कोर्स एक स्फीयर बनने वाला है। तो ये जो छोटा सा जो भी एरिया मिल रहा है आपको, ये जो एरिया मिल रहा है, और इसकी रेडियस हर बाउंड्री से तो R ही होगी नो डाउट। जैसे यहाँ पे देखा जाए तो अगर ये L थी तो यहाँ पे R रहती थी, तो गाइस यहाँ पे जो ओमेगा का जो डेफिनेशन होता है, ये जो एरिया डिवाइडेड बाई R², कैपिटल R लिख देता हूँ, और यहाँ पे क्या रहता था, यहाँ पे इसकी लंबाई रहती थी और केवल रेडियस होता था। यहाँ पे थीटा का डेफिनेशन होता था L/R, और यहाँ की बात मैं करूँ तो एरिया डिवाइडेड बाई R²। समझ पा रहे हैं। अगर कहीं इसी में अगर आपसे कोई पूछ दे कि पूरा हाफ कवर कर लिया, स्फीयर का हाफ पार्ट कवर कर लिया, तो कितना सॉलिड एंगल बनेगा सेंटर पे, आप बोलोगे सर हाफ का एरिया होगा 2πr² डिवाइडेड बाई R², सो 2π ना, पूरा कितना कवर करेगा गाइस, 2π का, ठीक है। और अगर पूरे सॉलिड को अगर कवर कर लिया गाइस, पूरे स्फीयर को कवर कर लिया, तो कितना हो जाएगा 4πr² डिवाइडेड बाई R², सो 4π। तो एक पॉइंट पर पूरे रीजन के द्वारा, पूरे सॉलिड रीजन के द्वारा गाइस कितना एंगल बनता है, 4π रेडियन, स्टे रेडियन, एडियन नहीं, स्टे रेडियन। तो गाइस इसका यूनिट यहीं पे लिख देते हूं, इसको SR बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है। तो अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर अगर इसका ऐसे यूज करूं, बहुत कम यूज होगा इसका, ठीक है। तो सॉलिड एंगल में निकालूं एट द सेंटर 4πr², बहुत ही सिंपल है, ठीक है गाइस। होपफुली आपको ये चीजें क्लियर हो रही होंगी। अब गाइस यहाँ भी एक चीजें हैं जो समझना चाहिए हमें। जैसे मैंने अभी स्ट्रेट लाइन करी तो फिर एंगल के बारे में बात करी, ठीक, तो कोई जरूरी तो नहीं है कि कर्व ही जो एंगल बना रही हो, तो उसी तरीके से कोई जरूरी तो नहीं है कि हमेशा एक स्फीयर का पार्ट ही हो जो एंगल बना रहा हो, कुछ भी हो सकता है। तो गाइस ऐसा भी तो हो सकता है, एक कोन ले लेता हूं मैं, कोन का गाइस ये फ्लैट पार्ट है गाइस, इस वाले पार्ट में और इस पार्ट में बड़ा फर्क है। ये कैसा है, जस्ट ऐसे कटोरे जैसा, ऐसे है ना, समझ पा रहे हो ऐसे, बट गाइस ये ऐसा नहीं है, ये कैसा है, जस्ट ऐसे फ्लैट है, सिंपल, ठीक है।
और यहाँ पे जो सॉलिड एंगल बन रहा होगा, यहाँ पे जो सॉलिड एंगल बन रहा होगा, तो गाइज क्या हम इसका एरिया लेंगे? क्या ये एरिया डिवाइडेड बाई दिस आर स्क्वायर? नो गाइज, बिल्कुल नहीं। ये एरिया थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, अगर ए बी है गाइज, अगर ये एरिया है तो दिस इज नॉट इक्वल टू ए बाई आर स्क्वायर। कभी ये गलत है गाइज। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगर करना है, टेक्निकली करना है गाइज, तो इसको ऐसे करना पड़ेगा। यहां से क्या करना पड़ेगा? सॉरी, थोड़ी सी फोटो की प्रॉब्लम है। यहां पे एक स्फीयर बनाना पड़ेगा गाइज, और ऐसा मानना पड़ेगा कि ये स्फीयर, इस स्फीयर का जो एरिया होगा ना गाइज, इस वाले स्फीयर का, पूरे स्फेरिकल पार्ट का जो एरिया होगा ना, जिसको हम ए डैश कह रहे हैं, तो ये हो जाएगा ए डैश बाई आर स्क्वायर। और हाँ, ये बात जरूर है कि ये जितनी एंगल बना रही है यहाँ पे, वही एंगल ये वाला बना रही होगी, लेकिन हम इसको, मतलब इस एरिया से हम डिनोट नहीं कर सकते। जस्ट लाइक कि हम यहाँ पे थीटा को हम कभी भी एल बाई आर से डिनोट नहीं कर सकते। ये गलत है, ये गलत है लिखना, यहाँ ये आर्क होना चाहिए। सिमिलरली हमारे पास कोई फ्लैट सरफेस है, तो फ्लैट सरफेस के एरिया से हम नहीं लिख सकते, हमें उसके कॉरेस्पॉन्डिंग स्फेरिकल पार्ट पे जाना पड़ेगा। तो क्या मेरी बातें क्लियर है गाइज? सो होपफुली आपको सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल समझ में आया होगा। इसमें कोई कन्वर्जन विशेष नहीं है, इनफैक्ट ये हमें पढ़ना ही नहीं है गाइज। बहुत कम जगह पर, एक जगह तो यूज थोड़ा सा होता है, एंड दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो भी 10+2 में थोड़ी बहुत तो चर्चा वहां पे करी जाएगी, ठीक है। बाकी जगह पर इसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। तो होपफुली गाइज आपका सॉलिड एंगल क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से गाइज हमने क्या क्या कर लिया, सिस्टम ऑफ यूनिट तो हमने कर लिया। सिस्टम ऑफ यूनिट तो हमने प्रीवियस क्लासेस वगैरह में भी उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करी थी। तो सिस्टम ऑफ यूनिट में हमने काफ़ी अच्छे से किया गाइज, हर तरह का सिस्टम पढ़ा, और जो एसआई सिस्टम है गाइज, उसको हमने 3 पार्ट में क्लियरली तोड़ा है, और एक को हमने फंडामेंटल लिया है, दूसरे को डिराइव लिया है, और तीसरे को हमने अभी सप्लीमेंट्री कर लिया। अब गाइज जब ये सब चीज़ें हमें नॉलेज में आ गई, तो अब इसके बाद हमें पढ़नी है डायमेंशन। और जब डायमेंशन पढ़ेंगे तो ज़्यादा फील आएगी कि हमने कैसे फंडामेंटल और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को रिलेट करनी है, उसमें ज़्यादा मजा आएगा। क्योंकि उसमें गाइज हम दोनों चीज़ करने वाले हैं, डायमेंशन भी करने वाले हैं और साथ साथ उसमें यूनिट भी पढ़ने वाले हैं। तो आपको पूरी फील आ जाएगी कि कैसे डिराइव वाली क्वांटिटी फंडामेंटल वालों से बनी है, ठीक है। तो पहले इस चीज़ को कॉपी कीजिए। तो अभी हम लोग वही चीज़ स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं डायमेंशन। जैसा कि आपको पता है कि जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होती है गाइज, उसको हम हमेशा फंडामेंटल वालों में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी को, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी तो क्लियर ही है, जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी को जब हम फंडामेंटल वालों में कन्वर्ट कर देते हैं, तो फंडामेंटल वालों पे जो पावर्स रेज्ड होगा, जो पावर चढ़ी होगी, उस पावर्स का नाम है गाइज डायमेंशन, ठीक है। सो व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटी is represented in terms of base physical quantity, then the power raised to base physical quantity is called dimension with respect to that physical quantity, right? that base physical quantity का तो ज़्यादा बेटर है। अब एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर हो गई चीज़ें, ऐसे डायरेक्ट बोलने से कुछ नहीं होता। जैसे मान लो कि अगर आपको स्पीड के बारे में कुछ पता हो, फॉर्मूला वगैरह पता हो, तो स्पीड का फॉर्मूला होता है लेंथ यानी डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। अब गाइज लेंथ तो एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, बहुत अच्छा। तो मैं लेंथ को थोड़ी देर के लिए एल से यूज करता हूँ और टाइम को थोड़ी देर के लिए टी से। मैं बता देता हूँ सिंबल कैसे यूज करते हैं। तो गाइज अगर मैं दोनों को मल्टीप्लीकेशन के रूप में लिखूँ तो ऐसा लिख पाएंगे, सो v इज वर्ल्ड एल टी -1। तो l की पावर कितनी है? 1 है। t की पावर कितनी है? -1। तो मैं आपसे पूछूं कि डायमेंशन ऑफ v इन टर्म्स ऑफ l के टर्म में क्या डायमेंशन है v की? तो आप बोलोगे 1।
एक नंबर है गाइज 1, फिर उसी तरह से डायमेंशन ऑफ भी पूछूं इन टर्म्स ऑफ टाइम तो क्या जवाब होगा -1। तो ख्याल रखेंगे गाइज, डायमेंशन आपसे पूछा जाए तो डायमेंशन इज नॉट L1T-1, डायमेंशन इज बेसिकली 1 एंड -1 इन टर्म्स ऑफ लेंथ एंड टाइम रेस्पेक्टिवली। लेकिन गाइज हम लोग इतने यूज टू हो जाते हैं कि अलग अलग ना बोल करके हम लोग डायरेक्ट LT-1 बोल देते हैं, उससे भी लोग समझते हैं कि आप डायमेंशन ही बोल रहे हो, इनफैक्ट आप नंबर्स में इंटरेस्टेड हो बट एल को डायरेक्ट बोल पा रहे हो तो लोग इस चीज को समझ जाएंगे कि भाई आप एल के पावर्स को इंडिकेट करना चाहते हो। तो क्या मेरी बातें क्लियर है गाइज? अब गाइज यहाँ पे आपने देखा होगा कि लेंथ के लिए मैंने कैपिटल एल यूज किया है, टाइम के लिए टी यूज किया है। चाहते तो हम लोग लेंथ बस रखते और टाइम की पावर -1 भी लिख सकते थे, लेकिन सिंबल में गाइज हम लोग चेंज कर देते हैं। तो डायमेंशन जब हम लिख रहे होते हैं किसी भी चीज का, जब उसको इक्वेशंस वगैरह में लिख रहे होते हैं गाइज, तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ सिंबल यूज करते हैं और उस सिंबल को हमको यहाँ पे समझना है। तो गाइज यहाँ पे मैं सिंबल आपको बता रहा हूँ और यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी, और ये सिंबल कहाँ यूज होगा, डायमेंशन में। तो ऑब्वियसली पहली लेंथ है तो लेंथ को L से डिनोट करते हैं, मास को हम लोग कैपिटल M से डिनोट कर देंगे, जहाँ टाइम होगा वहाँ T से। अब गाइज यहाँ पे लेंथ का यूनिट मीटर होता है, SI की बात करें तो जहाँ मीटर होगा तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, बहुत बच्चे मीटर को M लेके कर लेते हैं, M नहीं बल्कि L यूज करेंगे, ठीक है। चलिए तो टाइम हो गया। अब 3 यही ज़्यादातर यूज में आते हैं, फिर आपका इलेक्ट्रिक करंट भी यूज आएगा। तो इलेक्ट्रिक करंट में जनरली तो A यूज करते हैं या बहुत बार कैपिटल I भी लोग यूज करते हैं, ठीक है गाइज, ये हो गई। फिर नेक्स्ट करते हैं टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के लिए जनरली हम लोग K से यूज करते हैं या बहुत बार इसको थीटा भी यूज किया जाता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए CD यूज करते हैं, कैंडेला वाली, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए MOL ही यूज करते हैं। ये जनरली सिंबल यूज किया जाता है, ठीक है, डायमेंशन में। अब गाइस एक बात और समझते हैं, इसमें छोटी छोटी चीजें हैं, कुछ खास है नहीं। अगर V को हमने लिखा है LT-1, राइट, तो जनरली डायमेंशन को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में डिनोट करते हैं। ऐसे लिखने का मतलब होता है कि हम लोग इसके डायमेंशन का एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा। तो गाइस ये जो चीजें दिख रही है ना स्क्वायर ब्रैकेट में, इसको बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। और डायमेंशन क्या है वो तो आपको पता पड़ गया, जो पावर्स चढ़ी है ना उस पावर्स को बोलते हैं डायमेंशन। पूरा इक्वेशंस अगर ये चीजें लिख दी गई डब्बे के साथ तो डायमेंशनल फॉर्मूला। और गाइस ये पूरी जो इक्वेशंस दिख रही है ना, ये जो पूरी इक्वेशंस दिख रही है इसको बोलते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। राइट, बहुत ही सिंपल चीज है। सो व्हाट इज डायमेंशन, एक बार रिकैप करते हैं गाइज। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को गाइज अगर हम फंडामेंटल के रूप में लिख दें, तोड़ तोड़ के फंडामेंटल वालों में लिख दें, तो जो एक इक्वेशन बनेगी डायमेंशनल इक्वेशन हो जाएगी। जो फॉर्मूला बन गया MLT वगैरह के टर्म में डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, और जो पावर्स रेज कर गई फंडामेंटल वालों में वो पावर्स क्या कहलाएगी, डायमेंशन कहलाएगी। क्लियर है? अब गाइज इसमें कभी कभी क्या होता है कि जैसे अभी वेलोसिटी का हमने डायमेंशन जब लिखा है तो जनरली लोग सोचते हैं कि सर M के 3 बेसिक ज्यादातर लोग लेके चलते हैं, M, L एंड T, 3 बेसिक, क्योंकि शुरुआत से यही बेसिक 3 था तो इसलिए 3 पे ज्यादा लोगों का जोर रहता है। तो जनरली बच्चे बोलते हैं कि सर M के टर्म में हमने नहीं देखा कि M की कितनी पावर है। तो ऑब्वियसली थोड़ी सी मैथ्स तो आपको पता ही है कि M की पावर गाइज 0 कर दें तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो गाइज इस तरह से हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं, अगर M को आपको शो करना है तो M की पावर 0, अगर M के टर्म में डायमेंशन पूछा जाए तो 0, कुछ नहीं है मतलब पावर 0 है ऑब्वियसली। तो L की पावर 1 है और T की पावर -1। सो मेरी बातें क्लियर है? अब आप में से बहुत सारे लोग होंगे बोलेंगे नहीं सर 7 पूरे फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में कर लो, तो कर लो भाई, कोई इशू नहीं है, चलो मैं करता हूँ। बाकी नहीं है गाइज, तो अगर एम्पियर करना है तो 0, केल्विन करना है तो 0, कैंडेला करनी है तो 0, मोल करनी है तो 0। अब इतना खतरनाक बार बार कौन लिखने जाएगा गाइज, इसलिए शॉर्ट में जनरली जिसमें पावर्स होती है हम लोग लिखते हैं, बाकी को क्या करते हैं, स्कैप करते हैं। क्लियर है गाइज? तो कुल मिलाकर के चीजें आपको समझ में आ रही हैं। अब गाइज डायमेंशन निकालना तो सीख गए,
अब तो इसमें कुछ भी नहीं है। अब अलग अलग क्वांटिटीज मिलेंगी। जैसे एक छोटा सा क्वांटिटी मैं आपको बता दूं, जैसे एक मोमेंटम होता है, लीनियर मोमेंटम, ठीक है, वो मास इनटू वेलोसिटी होता है। वेलोसिटी स्पीड के ही डायमेंशन के बराबर होता है, वो कोई बड़ी चीज़ है नहीं। अब इसका कोई बोलेगा कि चलो भाई इसका जरा डायमेंशन बताओ, डायमेंशन एनालिसिस करो, तो मास के लिए कौन सा यूज किया गया? मास के लिए कौन सा यूज किए हैं? एम ही यूज किया, कैपिटल एम। और भी का तो अभी निकाल के रखा हुआ है, एल टी माइनस 1, जो एक बार निकाल लिया ना, बार बार उसको नहीं निकालेंगे, नहीं तो फिर बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि हर को फिर बैक से लाना पड़ेगा। तो इसलिए अगर एक हमने निकाल लिया, उसी बेसिस पर कोई दूसरा बन रहा है, तो पीछे वाले को थोड़ा रिकैप कर लेंगे, ठीक है। कुछ डायमेंशनल फॉर्मूला गाइस याद रहने चाहिए जल्दीबाजी के लिए, वरना आप बना तो कभी भी सकते हो, ठीक है, तो समय ज्यादा लग जाएगा, इसलिए याद रखते हैं। सो MLT-1, ऐसे डायमेंशन रट्टा नहीं मारा जाता। मैं आपको बता दूंगा गाइज कि कितने क्वांटिटीज को हमें याद रखने हैं, बस डोंट वरी, बिल्कुल रट्टा नहीं मारते। अब फिजिक्स में गाइज मतलब बहुत सारी क्वांटिटी है, 50 प्लस पहुंच जाएगा, तो क्या 50 प्लस का डायमेंशन याद रखेंगे? याद रहेगा? दिमाग में लगेगा कि एक बर्डन बढ़ा हुआ है, इसलिए वैसा नहीं करते। बस 3, 4, 5, ज्यादा से ज्यादा गाइज 5 क्वांटिटी जैसी होंगी जिनका डायमेंशन फॉर्मूला मैं आपको याद करने के लिए बोलूंगा, ठीक है। और इतना बार प्रैक्टिस होगा कि वो लगभग याद ही हो जाएगा। बाकी का चीज याद नहीं रखते गाइज, बिल्कुल नहीं। पढ़ेंगे सब कुछ, लिखेंगे सब कुछ, सीखेंगे भी गाइज, बट रट्टा नहीं मारेंगे। रट्टा केवल और केवल 3, 4 से लेकर के 5 क्वांटिटी का। सो डोंट वरी, ठीक है, टेंशन फ्री। तो चलिए गाइज, इतनी बातें तो क्लियर हो गई। अभी मैंने बस सिखाया है कि कैसे डायमेंशन फॉर्मूला। अब आपके दिमाग में हो रही होगी कि सर मान लीजिए कि कोई ऐसा फंडामेंटल वाला है जो किसी से बना ही नहीं है, तो फिर उसका डायमेंशन कैसे लिखेंगे? गाइज उसका डायमेंशन कोई इशू नहीं है। अगर लेंथ का अगर हमें कोई पूछे कि डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए, तो डायरेक्ट एल लिखेंगे गाइज, कोई भी दिक्कत नहीं है। मास का डायरेक्ट एम लिखेंगे, टाइम का केवल टी लिखेंगे। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? ये तो सिंगल है, इसका तो डायरेक्ट सिंबल लिख देंगे और डब्बे में घेर देंगे, दैट्स इनफ। तो होपफुली मेरी बातें समझ में आ रही है गाइज। बहुत ही सिंपल चीज पढ़ रहे हो ना, बहुत सिंपल। इतनी अच्छी चीजें पढ़ करके और अचानक से नीचे गिर गए हम लोग, बहुत ही नीचे से पढ़ना चालू कर दिया। कोई बात नहीं गाइज, बेसिक चीज है, फंडामेंटल चीजें तो आसान होती ही है। धीरे धीरे जैसे हम लोग काइनेमेटिक्स में एंटर करेंगे, फिर आपको लेवल समझ में आने लगेगा और बहुत मजा आएगा गाइज वहां पे, ठीक है। यहाँ भी ऐसे मजा आएगा। कॉपी कीजिए।